नमस्कार साथियों। अर्थव्यवस्था के वर्तमान आंकड़ों यानी कि करेंट डाटा इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत अभी तक आपको जितने भी वीडियोस दिए गए हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक थे, कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि बाकी रह गए थे और उन सभी को जो है आपको पढ़ना अति आवश्यक है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है, जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। ये जो आप सभी के साथ जिस पीडीएफ को बेस बना के मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, ये घटना चक्र समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन की एक मंथली मैगजीन आती है। तो ये करंट अफेयर की मैगजीन है और इस मैगजीन के अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बनेंगे और वो सभी पॉइंट यहाँ पे आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। इसमें सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, जो जो चीज़ें पढ़नी हैं वो बातें मैं आपसे यहाँ पे साझा करूँगा। जैसे कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक, अब आपकी परीक्षा के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बात करेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 की, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पे आप अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या ध्यान देना है कि ये जो रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, पहली बार 2006 में जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट है ये 4 आयामों के आधार पे विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का अध्ययन प्रस्तुत करता है। उसमें पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद दूसरा क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट, शिक्षा प्राप्ति। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। और चौथा क्या है, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 आयामों के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। 146 देश इसमें यानी कि इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश यानी भारत की क्या रैंक रही है 146 में, तो भारत इस रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2022 में 135वें स्थान पे पहुँच गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये जो रिपोर्ट है कौन सी संस्था जारी करती है, किन आयामों के आधार पे रिपोर्ट तैयार की जाती है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग है 135। आगे बढ़ेंगे और बाकी आपसे क्या, अच्छा आइसलैंड यहाँ पे टॉप पे है, हालांकि ये बातें कम चांस है आपसे पूछे। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, एक आप यहाँ पे देखेंगे IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक या रैंकिंग जो भी है, तो इसमें जो है ये 15 जून 2022 को जारी की गई है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि इंडिया की, अच्छा इसमें क्या क्या देखा जाता है इस रिपोर्ट को बनाने में, तो देखिए 63 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई हैं विश्व की और 4 कारकों के आधार पे ये देखा जाता है, तैयार किया जाता है। पहला है आर्थिक प्रदर्शन, उसके बाद सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना। इन चारों के आधार पे ये तैयार की जाती है रिपोर्ट। और इंडिया को अगर देखेंगे 2022 में, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 43। वहीं 37 मतलब 37, और 2021 में देखेंगे तो 43वें स्थान पे भारत था। ठीक है ना, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। आगे बढ़ेंगे और आगे आपको वैश्विक शांति सूचकांक तो मुश्किल है कि आपसे पूछे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आपसे यूजीसी के पेपर 1 में एक सवाल पूछ सकता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022-23 जो भी कहिएगा 8 जून को जारी की गई है और इसमें देखेंगे तो विश्व भर के 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। भारत की यूनिवर्सिटी की अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में भारत के 10 जो यूनिवर्सिटी या संस्थान शामिल हैं उसमें एक तो है आपका
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद ये किस रैंक पे है? 155 रैंक पे। उसके बाद 172 पे आईआईटी बॉम्बे है, 174 पे आईआईटी दिल्ली है, 250 पे आईआईटी मद्रास है, 264 पे आईआईटी कानपुर। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। और टॉप की बात करेंगे अगर, तो टॉप पे एमआईटी है, उसके बाद फिर कैम्ब्रिज है, उसके बाद स्टैनफोर्ड है, ये सब जो है टॉप रैंक पे। ऑक्सफोर्ड 4th पे। ये यूजीसी पेपर 1 में आपसे यहाँ से सवाल पूछ सकता है। उसके बाद एक और अच्छा सा सवाल बनता है, सतत विकास रिपोर्ट 2022 2 जून 2022 को जारी की गई, और ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? ये जारी किया जाता है UNSDSN, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? रिपोर्ट का शीर्षक है संकट से सतत विकास तक, संकट से सतत विकास तक, ठीक है। और आगे क्या है? फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट द SDG एज रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड, मतलब कि संकट से सतत विकास तक। और आगे इसमें क्या है? SDG से या SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। तो इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि हमारे देश की रैंक क्या है। देखिए टॉप पे यहाँ पे फिनलैंड है, और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत 163 देशों में 121 स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपसे इस पेज से तो ऐसे कुछ खास है नहीं कि जो आपसे पूछ सकता हो। इसकी मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वहां से आप जा करके इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ठीक है, इसको मैं जो है आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ेंगे और आगे चलिए देखते हैं। तो आगे इसमें क्या आपको देखना है? ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। इधर तो बहुत कुछ आपको ऐसा है नहीं। हाँ ये है, ये देख सकते हैं आप, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, और ये भी तैयार की जाती है UNSDSN के द्वारा, ठीक है। इसमें 6 कारक लिए जाते हैं, उन 6 कारकों को जानिए और समझिए। पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है सामाजिक अवलंबन, तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पांचवा है उदारता, और छठवां है भ्रष्टाचार बोध। 146 देश इसमें शामिल किए गए हैं, और भारत की अगर स्थान की बात करेंगे तो 136वें स्थान पे है, ठीक है। काफ़ी खराब स्थिति है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कुछ है जो आपको पढ़ना हो, थोड़ा सा ये देख सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 14 फरवरी 2022 को वाशिंगटन DC में स्थित द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। और इसमें जो इंडिया की रैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया की रैंक जो है वो है 131, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले पेज में देखेंगे कि आपके काम की कौन सी बात यहाँ पे हो सकती है जो आपकी परीक्षा में पूछे। तो इधर तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर आगे हम लोग देखेंगे इस पेज में अगर ऐसा कुछ मिल जाए। हाँ एक चीज़ ये है, मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बनता? तो कौन बना है? मिस्र बना है, ठीक है। और थोड़ा सा और जान लीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 2015 में होती है, और ये किसके लिए हुई है? ब्रिक्स देशों में कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, भारत, रसिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स बनाया गया था। हालांकि वर्तमान में जो है और भी इसमें देश शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। उसके बाद आपको और क्या देखना है? प्रतिभा वगैरह तो मुश्किल है कि प्रतिभा रैंकिंग आपसे पूछे, तो इस पेज में भी अभी ऐसा कुछ है नहीं कि आपसे UGC नेट में पूछे। रिश्वत जोखिम भी मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को थोड़ा सा देख लीजिए। नवंबर 2021 में रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। और इसमें 60 देश शामिल किए गए, और हम लोगों को खोजना है भारत की रैंकिंग के बारे में।
तो भारत, देखिए भारत इस रैंक में जो है कहाँ पे है, भारत इस रैंक पे है 10वें स्थान पे, ठीक है ना, 10वें स्थान पे इंडिया का रैंक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और आपके काम की क्या चीज़ मिल जाए जो आपकी परीक्षा में पूछ ले। तो एक तो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, ठीक है, अभी इसका 22 वाला एडिशन नहीं आया हुआ है आई थिंक। तो 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइज तथा वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और इसमें अगर देखेंगे इंडिया की रैंक को, तो इंडिया की रैंक कितनी है चलिए देख लेते हैं, लास्ट में दिया होगा, है ना। भारत की रैंक है 101, याद रखिएगा 101। आगे देखेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भी अक्टूबर में जारी की गई थी और इसमें भी हम लोगों को यही देखना है कि इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया जो है इसमें 71 स्थान पे है, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स नोबेल वगैरह आपको पढ़ा ही दिया गया है, 3 नाम याद रखिएगा, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन तीनों को याद रखिएगा। संयुक्त रूप से इन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। बाकी डिटेल में इकोनॉमिक्स नोबेल की वीडियो उपलब्ध है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है ऐसा जो आपको जानना और समझना चाहिए, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया था और इसमें अगर बात करेंगे इंडिया के रैंक के बारे में, तो इंडिया की रैंक है 46, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और कुछ ऐसा है जो आपको जानना और समझना चाहिए। तो अभी इस पेज में भी ऐसा कुछ है नहीं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजकोषीय घटनाक्रम के बारे में और इसको देखिएगा। देखिए 28 जुलाई 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति के संदर्भ में कुछ आंकड़े जारी किए गए। ये जो आंकड़े हैं ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इक्विटी प्रवाह के संदर्भ में 27% हिस्सेदारी के साथ जो है सिंगापुर शीर्ष में या शीर्ष स्थान पे है, इस बात को इस रिपोर्ट में बताया गया। यानी सिंगापुर जो है वो टॉप पे है। उसके बाद यूएसए है जो कि लगभग 18% है, मॉरिशस है लगभग 16%, फिर नीदरलैंड है लगभग 8% और स्विट्जरलैंड है लगभग 7.5%, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और समझिए कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में वर्ष 2021 में भारत ने सुधार किया और 7वें स्थान पे पहुंच गया। मतलब इंडिया में जितना अधिक जो है FDIR है उसकी अगर रैंक देखा जाए तो 7वें स्थान पे है। उसके बाद इसमें आपको क्या देखना है उसको थोड़ा सा ध्यान में चलिए दे लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किन राज्यों में प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा इससे पहले ये देखिए कि कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे अधिक प्राप्त हुआ। तो सबसे अधिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले क्षेत्र में, उसके बाद सेवा क्षेत्र में, उसके बाद ऑटोमोबाइल उद्योग में और फिर व्यापार ट्रेडिंग में और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में। राज्यों की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कर्नाटक है उसको प्राप्त हुआ है, फिर महाराष्ट्र को, फिर दिल्ली को, फिर तमिलनाडु और हरियाणा, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या आपको देखना है, बजट वगैरह तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पहले भी करा ही दिया है, ठीक है ना। तो बजट, हालांकि ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी, तो अगर यहाँ पे आपको बजट में कुछ ऐसा नया मिलता है तो आप उस चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी बजट की वीडियो वगैरह चैनल पे प्लेलिस्ट जो है करंट इकॉनमी वाली, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे बजट की जो है कंप्लीट वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। तो बजट के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। PDF ये आप सभी के साथ साझा कर दूंगा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसके माध्यम से जो है आप जो अगर कुछ नया मिलता है तो आप उसको जो है एक बार देख लीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण को देख लेते हैं। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में जो अनुमान संकुचन की बात की 7.5% का संकुचन रहा
और ये 2021-22 का जो अनुमान रखा गया है वो 9.2%। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या उसकी हम लोग बात करते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है। अच्छा थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसमें जो है पूछ सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जीवीए वाली जो हिस्सेदारी होती है, तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी को बताया गया है वो 18.8%, द्वितीयक क्षेत्र में 28.2% और तृतीयक क्षेत्र में जो है वो 53%। ये अनुमान जो है वो किया गया है, ठीक है ना। अब आगे चलिए देखते हैं, इसको याद रखिए, यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है। हाँ, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, तो ये 2021-22 के अनुसार जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान कीमतों पे देखेंगे तो 1,50,326 रुपये, ठीक है ना, और स्थिर कीमतों पे देखेंगे तो 93,973 रुपये। ये जो है प्रति व्यक्ति आय के बारे में डेटा है। फिर सकल घरेलू बचत वगैरह है, ये सब नहीं। अभी देखिए आर्थिक समीक्षा में ये बताया, थोड़ा सा आपसे यूजीसी में एक सवाल और पूछ लेता है ना कि किस फसल का प्रथम उत्पादक कौन सा राज्य है, द्वितीय कौन सा है। तो जैसे चावल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। गेहूं की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय पे है और पंजाब तीसरे पे। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश जो है वो चावल में द्वितीय स्थान पे है और गेहूं में प्रथम स्थान पे है। यही दो मुख्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं। बाकी मक्का है, मोटे अनाज है, ये सब कम चांस है कि आपसे पूछा जाए। बाकी नोट्स से एक बार आप देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो ये याद रखिएगा, गेहूं और चावल के शीर्ष उत्पादक राज्य, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे चावल में जो है सेकेंड रैंक पे है, गेहूं में प्रथम रैंक पे है, पंजाब दोनों में तीसरे रैंक पे है, और पश्चिम बंगाल जो है चावल में प्रथम पे है और मध्य प्रदेश गेहूं में द्वितीय पे है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि शीर्ष आयात की मदें, ठीक है ना, शीर्ष आयात की वस्तुएं। तो देखिए पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो होता है ये नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का आयात। उसके बाद स्वर्ण का आयात, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद का आयात, उसके बाद फिर मोती, कीमती पत्थर, ये तमाम चीज़ें, फिर उसके बाद कोयला। तो ये आयात की शीर्ष मदें हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी आपसे परीक्षा में आपसे सवाल जो है पूछ लिया जाता है। उसके बाद आयात किन शीर्ष देशों से किया जाता है उसको देख लीजिए। तो इसमें चाइना नंबर 1 पे है, चाइना से सबसे अधिक आयात होगा। फिर संयुक्त अरब अमीरात है दूसरे पे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है तीसरे पे, सऊदी अरब है चौथे पे और इराक है 5वें पे, ठीक है ना। ये देख लीजिए आयात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश। ये डेटा जो भी आप देख रहे हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण पे आधारित है, और उम्मीद यह है कि सवाल भी आपसे आर्थिक सर्वेक्षण को आधार बना के ही पूछेगा। निर्यात की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा निर्यात जो है हमारे यहाँ से किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में, फिर चाइना में, फिर बांग्लादेश में और फिर हांगकांग में। तो ये निर्यात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश हो गए। ये जो पेज है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पेज है आपकी परीक्षा के लिए, मोस्ट प्रोबेबल। अब ये देख लेते हैं कि निर्यात की शीर्ष वस्तुएं क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे सामान है जो हमारे यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1 पे है, उसके बाद है मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर, उसके बाद है लौह इस्पात, उसके बाद है ड्रग, मतलब ड्रग फार्मुलेशन या फार्मास्यूटिकल जिसे बोलते हैं आप, और उसके बाद 5वें स्थान पे है स्वर्ण और अन्य कीमती धातु के आभूषण। तो ये निर्यात की शीर्ष 5 मदें हो गई जो कि हमारे यहाँ से अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देखिए एक मौद्रिक नीति वाला भी देख लीजिए। अभी जो 5 अगस्त को ये डेटा आया है, 5 अगस्त 2022 को, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए कि क्या क्या आपको याद रखना है। तो अभी CRR कितने पे है, 4.5% पे, SLR है 18% पे। याद रखिएगा यहाँ से आपसे सवाल कैसे पूछता है। यहाँ से आपसे जो सवाल पूछता है वो जो है मैच द फॉलोइंग टाइप का पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको रेपो देखना है, रेपो है 5.4, ठीक है, 5.40। उसके बाद रिवर्स रेपो देखेंगे तो ये आपका रिवर्स रेपो है 3.35। MSF रेट देखेंगे 5.65।
और इसमें बैंक दर को भी देख लीजिए 5.65, एमएसएफ और बैंक दर बराबर रहते हैं। ठीक है, अब जो आपका सवाल पूछता है, ये जो 6 गोला मैंने लगाए हुए हैं, इतनी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछेगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2 अगस्त 2022 को आरबीआई के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जारी की गई, और इसमें जो है इंडेक्स की बात करेंगे तो ये वार्षिक वित्तीय सूचकांक में 56.4 है ये। इसमें आपको देखना क्या है, चलिए बहुत कुछ खास ऐसा है नहीं। उसके बाद देखिए एक ये है क्या, नमूना पंजीकरण प्रणाली। हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एसआरएस बुलेटिन जो होता है ना, मई में आया था ये, तो इसके डेटा देख लीजिए। हालांकि इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ। तो अगर बात करेंगे सर्वाधिक, ये जो डेटा है वो 2020 पे आधारित है। ठीक है, या ऐसे समझिए कि 2020 में जो रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सर्वाधिक जन्मदर देखी गई बिहार में। ठीक है, बिहार में। और सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो है वो मिजोरम में रही। सर्वाधिक मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में, और सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है वो कहाँ पे रही, वो कहाँ पे रही, मध्य प्रदेश में। और चलिए एक जो है टेबल के माध्यम से, अगर इसमें वही पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे इसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और करंट अफेयर वाला जो है उसमें आप जाइएगा, करंट इकोनॉमिक डेटा वाला जो होता है प्लेलिस्ट, उसमें देखेंगे एसआरएस बुलेटिन का एक कंप्लीट वीडियो उपलब्ध है, तो वहाँ से चीज़ों को देख लीजिएगा। उसमें मैंने इसकी भी चर्चा कर दिया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH जो 5th जो है रिपोर्ट थी, तो इसकी भी मैंने वहाँ पे चर्चा कर दिया है। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि और ऐसा क्या है जो आपको जानना और समझना चाहिए। तो अभी ऐसा तो इस पेज में भी कुछ नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अभी कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। ये आपसे सवाल एक बार यूजीसी में पूछ चुका है, और अगली जो कृषि जनगणना है ये 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ हो चुकी है। ये 11वीं कृषि जनगणना है, बस यही याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मैंने आपको करंट इकोनॉमी पार्ट 1 में बता दिया है। एक बार यहाँ चाहें तो फिर से देख सकते हैं। ये जो अभी चल रही है फसल धान की, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2040 रुपये है, और एक ग्रेड के लिए 2060 रुपये है। ठीक है, वन स्थित रिपोर्ट आपसे पूछेगा नहीं यूजीसी नेट एग्जाम में। और अग्रिम अनुमान वगैरह, हाँ ये थोड़ा सा देख लीजिए। 21-22 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले साल क्या था ये, पिछले साल 310.74 मिलियन टन। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद अब जैसे रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8 सितंबर 2021 की रिपोर्ट है, तो ये तो पुराना है, ये आपसे नहीं पूछेगा, कम चांस है। तो इसको भी हालांकि देख लीजिएगा, मान लीजिए हो सकता है पूछ ले। और उसके बाद विदेशी ऋण की चर्चा मैंने हाल ही में आपसे किया था, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में लगाया था कि हमारे यहाँ जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, तो उससे भी ज़्यादा जो है देश के ऊपर जो है विदेशी ऋण हो गया है। तो वही बात यहाँ पे चर्चा की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 अंकटाड के द्वारा जारी की गई जून में। ठीक है, और इसका विषय क्या था उसको देख लीजिए, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसमें देखेंगे तो FDI अंतर प्रवाह वाली शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं, नंबर 1 पे USA है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे हांगकांग है जो कि चीन के अंतर्गत आता है, फिर है सिंगापुर। ये सब देख लीजिए थोड़ा सा। भारत 7वें स्थान पे है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे अगर तो और ऐसा कुछ जो आपको जानना हो तो, और तो ऐसा कुछ है नहीं, दिखाई दे रहा। उसके बाद
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, विश्व आर्थिक आउटलुक जुलाई 2022। देखिए ये जो है IMF द्वारा जारी की जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जुलाई 2022 में जारी किया गया। इसका शीर्षक क्या है? ग्लूमी एंड मोर अनसर्टेन। ठीक है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 के लिए 8.7 दर्ज की गई है। हो सकता है आपसे सवाल पूछ लें, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, ये मैंने आपसे उन पॉइंट पे चर्चा किया जो कि थोड़ा सा रिमेनिंग रह गए, बच गए थे। जैसे कि करंट के कई वीडियो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, करंट इकोनॉमी पार्ट 1, पार्ट 2, इकोनॉमिक्स का नोबेल, SRS बुलेटिन, बहुत सारे जो है वीडियोज आपको पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी, तो उसको यहाँ पे कवर किया गया है। इस वीडियो की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है चैनल या ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। इसके पहले के जो भी वीडियो हैं वो चैनल पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे उपलब्ध हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी करंट के वीडियोस को मिला करके आने वाले टाइम में सभी वीडियोस को ऐड करके एक कंप्लीट वीडियो बना के चैनल पे आपको दे दी जाए, ताकि आपको ढूंढना न पड़े और आपके UGC नेट एग्जाम से पहले आपका पूरा करंट डेटा तैयार है। और ध्यान रखिएगा, ये जो करंट डेटा है ये आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, UGC नेट हो, कहीं का PGT एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी परीक्षा हो, करंट इकोनॉमी यहाँ पे कंप्लीट कवर रहेगा आपका। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ भी पूछना है, कोई भी बात है, कमेंट करें। अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। और आप भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।